नमस्कार, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले प्रश्न हम बताए हैं। उसके बाद हम 3 से लेकर 5 तक लेक्चर नंबर 2 में बताए हैं। आज हम 6 से ऊपर चैप्टर लेकर चलेंगे जहां 2 अंक के प्रश्न पूछने की संभावना होती है। जिन जिन चैप्टरों से 2 नंबरीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और जो जो पूछे जाते हैं उस पर हम आज बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज का क्लास हम प्रारंभ करने से पहले कुछ आप लोगों से एक थोड़ा सा शायर कहना चाहते हैं। देखिए, जहां ज्ञान है वहीं सुख है, जहां ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुखी है। इसीलिए ज्ञान रहेगा तो आपके जिंदगी में बहुत सारी सुखी और खुशियां आएगी। अगर ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन जो है एक नर्क से बेहतर है। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो 2 पढ़े लिखे व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वहां पर आप कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप मूर्ति की तरह खड़े होकर देख सकते हैं। इंसान हैं, जिंदा भी हैं, परंतु उस समय आप मुर्दा के समान माने जाइएगा, क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं सकते, आपके पास ज्ञान ही नहीं है। और वहां पर 2 ज्ञानी व्यक्ति बात कर रहे हैं। आप चले जाइए बैंक, वहां पर भी आप अपने काम के लिए जा रहे हैं, अपने पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं, फिर भी 10 को बोलिएगा थोड़ा सा मेरा पर्ची भर दीजिए। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन जीने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए जितना भोजन की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर पढ़े लिखे लोग नौकरी करें, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है, एक अच्छे इंसान यानी जीने के तरीका सीखने के लिए पढ़ा जाता है। तो चलिए, इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। तो हम छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और छठा चैप्टर में कुल मिलाकर 9 थ्योरी होता है और 9 थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है समरूप और सर्वांग। तो समरूप का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लीजिए, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है समरूप के बारे में। अब समरूप का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लीजिए। समरूप का अर्थ होता है वैसे 2 आकृति जिनका बनावटी रूप, जिनका चेहरा मोहरा सेम हो, वो समरूप होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो समरूप होगा जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी होगा, नहीं। अब मान लीजिए 2 विरीत है, 2 विरीत यानी त्रिज्या कुछ भी हो वह समरूप 100% है, मगर सर्वांगसम नहीं है। कारण है कि एक का त्रिज्या अगर 3 सीएम लेते हैं, दूसरा का त्रिज्या 5 सीएम लेते हैं, तो समरूप होने का कहीं भी चांस ही नहीं, क्योंकि सर्वांगसम होने का कोई चांस ही नहीं। क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है आकार यानी साइज बराबर होना चाहिए, और समरूप का मतलब होता है सिर्फ बनावटी रूप समान होना चाहिए। यानी बनावट से तो सेम है परंतु आकार से सेम नहीं है, इसलिए समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा कि सभी वर्ग डेश है, तो वहां पर लिखना है समरूप है। सभी आयत डेश है तो समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, कभी भी नहीं। और पूछा जाएगा वैसे त्रिभुज जो समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज सिर्फ समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कभी भी समद्विबाहु नहीं लीजिएगा, क्योंकि समद्विबाहु 2 तरीके से बन सकते हैं। ये भी आपका समद्विबाहु है और ये भी आपका समद्विबाहु है, ठीक ना। इसमें भी ये 2 भुजा बराबर है, इसमें भी 2, मगर दोनों का बनावट रूप अलग अलग है, इसलिए उसमें समरूप संभव नहीं है। मगर समबाहु में समरूप संभव है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, मगर जरूरी नहीं कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते। तो समरूप के बारे में जान गए। कोई भी आकृति के बारे में पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं कि सर्वांगसम होगा, मगर 100% समरूप होगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सिर्फ सर्वांगसम नहीं होते हैं, ठीक ना। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम का सिंपल सा फंडा होता है कि आकार देखा जाता है। आकार देखने के लिए भुजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और एक बात जान लीजिए, जो सर्वांगसम हो जाता है वह ऑटोमेटिक समरूप हो जाता है, उसे समरूप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है, सर्वांगसम के लिए भुजा का साइज बराबर होना चाहिए। सभी कौन से सर्वांगसम नहीं होते हैं,
जब सभी भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम ए से सर्वांग लिख सकते हैं, परंतु कोण के माध्यम से सर्वांग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए तो चलिए सर्वांग और समरूप के बारे में अगर जान गए तो हम कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ थ्योरी दे देते हैं जिस पर ज्यादा सवाल पूछा जाता है, फिर जाकर आपको बताएंगे। परमय 6.1 से, यानी परमय 6.1 पर जो आधारित सवाल रहता है वह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है, क्योंकि परमय 6.1 का कथन होता है कि कोई भी त्रिभुज लीजिए, कोई भी, चाहे वो समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाए, अब मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। अब इसमें किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो जिसके समांतर खींचेंगे उसको छोड़ देंगे, अन्य दो जो भुजा बचेगा उसको वह बराबर अनुपात में बांटेगा। मान लीजिए हम बीसी के समांतर खींचते हैं, तो बीसी के समांतर खींचे हैं, तो बीसी के समांतर खींचे हैं तो बीसी को छोड़ दीजिए, अन्य दो भुजा हो गया ए बी और ए सी, इसको बराबर अनुपात में बांटता है। जैसे यहाँ डी दे दीजिए, यहाँ ई दे दीजिए, तो यानी ये बांटेगा ए डी बटे बी डी और बराबर ए ई बटे ई सी। ये परमय 6.1 यानी थेल्स परमय का कथन है। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समबाहु, समद्विबाहु, उस त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो वो तैयार करता है, जिसके समांतर खींचा उसको छोड़कर अन्य दो भुजा को बराबर अनुपात में बांट देता है। ये आपका थेल्स का है रूल। तो चलिए थेल्स के बाद आता है पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है कि उसमें कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। एक होता है सबसे इंपोर्टेंट जिस पर सवाल दिया जाता है सबसे ज्यादा, यानी 6.6 परमय 6.6, उसमें कह रहा है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात। अगर मान लिया जाए दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात देल है, दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात देल है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात मांगेगा ना, तो आप वर्ग कर दीजिएगा। जैसे आप मान लिया कहेगा कि भुजा का अनुपात देल है 3:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी 9:16। अगर क्षेत्रफल का अनुपात देल है 25:81, तो उसका रूट कर दीजिएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 81 का होता है 9, तो यानी उसका भुजा का अनुपात हो जाएगा 5:9। यानी भुजा का देल देगा, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देना, और जब क्षेत्रफल का देल है भुजा का निकालना है तो उसके लिए रूट कर दीजिएगा, बस हो गया। ये भी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब देखिए और भी इसमें से जो जो सवाल पूछा जाता है हम आपको बता देते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले। तो हम कुछ सवाल तो मुंह से बता दिए कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। वहां पर ऑप्शन में दोनों रहेंगे मगर मारना है समरूप में। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इसी थ्योरी पर पूछा जाता है सबसे ज्यादा। जैसे आपको एगो त्रिभुज दे देगा ए बी सी और इसमें ऐसे करके लकीर भी खींच देगा, कहेगा ये 1.5 cm है और आपका ये 3 cm है, और कहेगा आपको यह 1 cm है और ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना। और उसमें लिखल रहेगा
कि बीसी के समांतर डीई, बीसी के समांतर डी, कुछ नहीं करना है क्योंकि ये देखिए इसके समांतर हुआ और ये समांतर जैसे हुआ हम समझ जाएंगे पर में 6.1 को फॉलो करेगा। तो समांतर हुआ तो इसका अनुपात तैयार होगा एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। आप देखिए एडी का वैल्यू 1.5 है बटे 3 है बराबर 1 बटे ईसी नहीं है तो ईसी का ईसी दे देंगे। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई होगा 1.5 इंटू ईसी बराबर 3, इधर गुना में उधर जाके भाग में 3 में भाग देंगे 1.5 से तो 0 15 दूना 30 यानी ईसी बराबर 2। तो चलिए ईसी बराबर 2। अब इसी में कभी कभी पूछने में वो क्या करता है जानते हैं, अब क्या करेगा एगो त्रिभुज दे देगा और ये अनुपात भी दे देगा ए बी सी डी ई, आपको इसका मान 1 दे देगा, इसका मान आपको 3 दे देगा, फिर इसका मान 2 दे देगा, कहेगा पूरा चाहिए, फिर भी वही रूल फॉलो करेगा मगर इसमें अनुपात लेने का तरीका हो जाएगा ए डी बटे ए बी पूरा बड़का ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे का निकल जाएगा बस। और नहीं तो क्या कीजिएगा 1 घटा दीजिएगा तो इसका 2 निकल जाएगा, बस पहले निकाल लीजिएगा इसका फिर दोनों को जोड़ कर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी बन सकता ही मगर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, अक्सर चांस इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम इस तरह का सवाल पूछा जाता है और इस पर आधारित प्रूव्ड करने वाला भी सवाल कभी कभी पूछ देता है, इस अनुपात में भी पूछ देगा, इस अनुपात में भी पूछ देगा। तो सिद्ध करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि सिद्ध मांगता क्या है, सिद्ध करना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे हम आपको एक आकृति देल रहेगा, इस तरह का देल रहेगा आकृति, इसमें लिखल रहेगा ए बी सी डी, अब यहां पर लिखल रहेगा एम एन एल, ठीक ना, और आपको दे देगा कहेगा कि देखिए कहेगा कि एम एल समांतर बी सी तथा एन एल समांतर सी डी, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे एस ए डी। अब देखिए इसको 2 तरीके से पूछ सकता है, अभी तुरंत हम बताए थे। तो सबसे पहले अनुपात समांतर वाला लेंगे, समांतर है एम एल समांतर बी सी। अब देखिए एम एल ये है और बी सी ये है, यानी ये दोनों समांतर है। तो सिद्ध जो करना है उसमें थोड़ा देखेंगे, ए एम लिया यानी छोटका को लिया, यानी नीचे में ए बी लिया तो इसका मतलब एगो बड़का लिया, इसका जो अनुपात तैयार करेंगे वो इधर का वाला जो आकृति अभी तुरंत बताए थे उस अकॉर्डिंग करेंगे, ये छोटा छोटा नहीं कि ए एम बटे एम बी, उस तरीके से भी कर सकते हैं मगर यहां सिद्ध करने वाला को देख कर सिद्ध करेंगे। तो इसमें पता चला एगो छोटका लिया एगो पूरे बड़का लिया, इस तरीके से सिद्ध करना है इसको, क्योंकि देख लीजिए ए एम बटे ए बी यानी पूरा है, तो इसको इस तरह से अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा ए एम बटे ए बी, अंदर में क्या है ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सॉरी ए सी, एल सी नहीं, छोटा छोटा नहीं बड़ा छोटा, ठीक। ये आपका हुआ परमेय 6.1 को फॉलो किया, परमेय 6.1 से। फिर आपका क्या है अभी देखिए, अब इधर वाला दूसरा क्या है समांतर एन एल समांतर सी डी, ये है। तो अब देखिए तो ये त्रिभुज आपका आ जाएगा किस में, ए बी सी में,
और ये आपका आ जाएगा ACD में, इसमें लिख दीजिए। अब देखिए तो ये समांतर है, तो उधर बाह्य से लिए थे तो इधर बाह्य से लेंगे, यानी AN बटे AD बराबर, अब अंदर वाला लेंगे AL बटे AC। ये आपका समीकरण फर्स्ट था, ये आपका समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण का देखिए तो LHS बराबर है RHS, दोनों का LHS तो बराबर नहीं है, हाँ RHS दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण का LHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो दोनों समीकरण का हो जाएगा AM बटे AB बराबर AN बटे AD। हो गया प्रूव्ड, जो प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, परंतु इसमें वो कह रहा था एगो छटका एगो बड़का लेकर, मगर कहीं कहीं आपको टुकड़ा में भी मिलेगा। अगर कहीं पूछ देगा AM बटे MB बराबर AN बटे ND, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो सब कुछ इसी तरह बनेगा, खाली यहां पर टुकड़ा में कर देंगे, बस हो गया और कुछ नहीं। वो अपना सिद्ध करने के तरीका पर है। तो इसमें से एक सवाल पूछा जाता है, तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। छठा में एगो थ्योरम पूछा जाता है, जब हम आपको 5 अंकीय प्रश्न बताएंगे उस समय आपको 5 अंकीय का जिक्र कर देंगे, कौन सा थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सुन लीजिए, प्रमेय 6.1 6.2 एगो 6.8 6.9 एगो 6.5 6 पूछने का ज्यादा चांस रहता है, इसमें से एगो कोई पूछ लेगा। एक बार सबको बना लीजिएगा, 9 गो थ्योरम है, 10-20 मिनट का खेल है, एक बार बना लीजिएगा, दिमाग में अट जाएगा। अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है हम आपको पहले से लेक्चर में ही बता दिए। अब 7वां अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट पूछने वाला प्रश्न, अब 7वां अध्याय में आपको दूरी सूत्र से पूछेगा। आपको 7वां अध्याय में पूछेगा क्या कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक ना। अब यह दूरी सूत्र पर सब बनेगा, सिर्फ दूरी सूत्र याद रखना। अब देखिए 2 गो बिंदु लिए ऐसे करके, एगो पहला बिंदु 2,3 है और ये 4,1 है, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, यानी दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो यानी डायरेक्ट लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका रूट अंडर 8 हो जाएगा। इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं, या रूट 8 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पर आधारित आपको एक संरेख वाला पूछेगा। संरेख वाला में क्या होता है पहले समझ लीजिए। संरेख वाला में आपको 3 गो बिंदु रहेगा, जैसे मान लीजिए ना 3 गो बिंदु देल है 1,5, उसके बाद देल रहेगा आपको 2,3 -5 -2, -11 2,3 और -2, -11 कहेगा जांच कीजिए ये संरेख है या नहीं। अब देखिए जब 3 गो बिंदु देकर संरेख जांच करने के लिए देगा तो इसमें लॉजिकल सवाल ज्यादा पूछा जाता है। लॉजिकल क्या होता है जानते हैं? अब 3 गो बिंदु है, ऐसे 3 गो भुजा वाला त्रिभुजे बना दीजिए, 1 5 और दूसरा क्या है 2 3, फिर कितना है -2 -11। अब देखिए A B C,
अब इसका टुकड़ा टुकड़ा करके 3 को भुजा का लंबाई निकाल लीजिए। 3 को भुजा की लंबाई कैसे निकालिएगा, एक बार पहले ए बी लेकर चलिएगा ऐसे, ए का वैल्यू 1,5, बी का 2,3 निकाल लीजिएगा। फिर बी का जब निकालिएगा तो बी सी लेकर जाइएगा, तो पहला का हो जाएगा 2,3 और -2,-11। ऐसे रेखा अलग अलग करके निकालिएगा ताकि सुविधा रहेगा। देखिए जैसे दूरी सूत्र लगा है ना, इसी तरह क्या करना है, देखिए बारी बारी से सब इसी में फार्मूला लगा लगा के निकाल लीजिएगा। जैसे संरेख निकालना है, पहले ए बी लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, ए बी। तो 1,5, उसके बाद 2,3 लेकर चले, x1 y1 x2 y2, ठीक ना। इस तरह का निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो यानी इस तरह का निकाल कर बीच का दूरी इस फार्मूला पर बैठा लीजिएगा। जब ये निकल जाएगा तो फिर BC लेकर चलिएगा, यहां लिखिएगा BC। तो B पर है 2,3 और उसके बाद -2,-11। जब BC निकल जाएगा फिर आप AC लेकर चलिएगा, AC। A का मान 1,5 और -2,-11। बीच का दूरी इसी दूरी सूत्र पर लगाकर निकाल लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद इसमें से देखिएगा जो बड़का दूरी है उसको साइड कर दीजिएगा, जो 2 गो छोटका दूरी होगा ना उसको आप जोड़ दीजिएगा। अगर वो बड़का दूरी के बराबर हो जाएगा नहीं दोनों, तो आप समझ जाइएगा कि संरेख है, और नहीं तो संरेख नहीं है। नहीं तो संरेख, बड़का को साइड कर दीजिएगा, 2 गो छोटका को जोड़ दीजिएगा, और देखिएगा संरेख है, मतलब बराबर होगा तो संरेख है, नहीं बराबर होगा तो संरेख नहीं है। अब इसी पर एक और त्रिभुज, इसी तरह को त्रिभुज दे देगा 3 गो बिंदु का, अब चेक करने देगा कि समद्विबाहु है या नहीं। तो इसी तरह तीनों भुजा का लंबाई बारी बारी से निकाल लेना। अगर उसमें 2 गो लंबाई बराबर होगा तो लिख देना आता यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसमें से 2 गो बराबर नहीं होगा तो लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इसी तरह तीनों भुजा का निकाल कर चेक कर लेना समद्विबाहु है या नहीं है। बस इसी पर 3 गो सवाल हम आपको बता दिए दूरी सूत्र पर। एगो संरेख वाला, बारी बारी से तीनों भुजा की लंबाई निकाल के बड़का को साइड कर दीजिए, 2 गो छोटका को जोड़ दीजिए। अगर दोनों बराबर हो गया तो संरेख। आप फिर या तो त्रिभुज के 3 गो नियामक दे देगा, कहेगा पूछेगा समद्विबाहु है, तो तीनों को निकाल लेना। 2 को बराबर होगा तो समद्विबाहु होगा, नहीं होगा तो बराबर समद्विबाहु नहीं होगा। अब इसमें ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है समदूरस्थ वाला। समदूरस्थ वाला में सवाल में फंसता है बच्चा बहुत ज्यादा। आप देखिए समदूरस्थ वाला भी एगो हम बता देते हैं, ठीक ना। समदूरस्थ वाला अगर पूछ लेता है तो बच्चा घबरा जाता है, तो घबराना नहीं है, बता देते हैं, ठीक ना। तो चलिए, यानी चलिए आगे बढ़ते। समदूरस्थ वाला सवाल में पूछता क्या है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इस पर ज्यादा पूछा जाता है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो (2,-5) और (-2,9) से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। अब चलिए यहां पर देखिए समदूरस्थ वाला सवाल में होता क्या है। समदूरस्थ वाला सवाल में सबसे पहले जो जो बिंदु देल है उसको लिख लेंगे दोनों साइड। पहले 2 बिंदु देल है, दोनों बिंदु को दोनों साइड लिख लीजिए। 2,-5 और है -2,9। अब कौन अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर अगर बिंदु कह रहा है तो उसका होता है x,0। अगर y अक्ष पर बात करेगा तो y 0,y होता है। y अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है? 0,y। और x अक्ष पर बिंदु क्या होता है? x,0। अब x,0 जो है ये x अक्ष पर का वह बिंदु जो इन दोनों से क्या है? समदूरस्थ है, यानी इन दोनों से समान दूरी पर है।
तो ये दोनों से समान दूरी पर क्या इधर लेंगे तो होगा, नहीं होगा। अगर उधर लेंगे तो होगा, नहीं होगा। कहां लेना पड़ेगा, बीच में लेना पड़ेगा, x, 0। वह y अक्ष पर होता तो 0, y लेते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक आप खुद जान रहे हैं कि ये आपका बीच में आया, ये आपका क्या आया, बीच में। तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं AP बराबर BP, AP बराबर BP, AP बराबर BP। तो आराम से AP एक दूरी है, तो दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर BP के लिए भी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा फंडा है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x माइनस x1 का वैल्यू कितना, 2 का होल स्क्वायर, रूट रूट दोनों तरफ कट जाएगा। अब प्लस y2 का मान है 0, y1 का मान है -5, तो +5 हो जाएगा स्क्वायर बराबर, फिर उधर से हो जाएगा x1 y1, x2 y2 वही रहेगा। तो यानी x2 का मान x माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब प्लस 25 ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 9 नमा कितना हो जाता है 81, 2 का स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म। कारण है प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में इधर माइनस, एगो प्लस एगो माइनस कट जाएगा। 4x प्लस 25 बराबर 4x, ओ सॉरी इधर माइनस होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, माइनस होगा, यानी -4। अब प्लस कितना है 81, यानी -4x माइनस 4x 81 माइनस 25 माइनस 8x, इधर हो जाएगा 56, यानी 8 से उधर गुना इधर आके भाग, 56 बटे -8, 8 सती 56, यानी -7 होगा, यानी x का वैल्यू -7 होगा, यानी x का वैल्यू कितना -7 होगा। ठीक ना। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा समदूरस्थ वाला। इसी तरह सभी समदूरस्थ वाला सवाल बनेगा। जिस बिंदु का बात कहा जाएगा, जहां और देखिएगा ना, और वो समझ जाइएगा दोनों साइड वाला है, और वाला जो रहेगा दोनों साइड वाला रहेगा। ठीक ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते तनी को, यानी इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक्स वाई का मान निकालने के लिए कहेगा, बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो बिंदु का जो नियामक निकालने के लिए कहेगा वो रहेगा, कहेगा उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। जो एक बिंदु रहेगा फिर और दूसरा बिंदु भी रहेगा, कहेगा किसको 2:3 में विभाजित करता है। अब विभाजित करने वाला दो तरीका से होता है। एक जो समान अनुपात में विभाजित करता है उसमें m/n देने की जरूरत नहीं है, उसमें x बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2/2, जो बराबर अनुपात में बांटेगा। जो बराबर अनुपात में नहीं बांटेगा उसका होगा x बराबर mx2 प्लस nx1/m प्लस n, और y बराबर होगा my2 प्लस ny1/m प्लस n, ये होता है। तो चलिए उस पर भी एक सवाल हम आपको बता देते हैं। कहेगा वह बिंदु ज्ञात कीजिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और
4, को 2:3 में विभाजित करता है। बस कह रहा एगो बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, जो ये दोनों और है तो दोनों साइड हो जाएगा, यानी -1,7, दूसरा हो जाएगा 4, यानी x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। बांटता है तो बीच में आके बांटेगा 2:3, इसको कहेंगे m/n। इसी बिंदु का नियामक निकालना है P का। P का जब नियामक निकालेंगे तो यहां पर लिख देंगे P का नियामक चाहिए, नाम लिख दीजिए। हाँ, नियामक। अब देखिए P का नियामक चाहिए तो आराम से x बराबर mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। बस अब खाली m का वैल्यू कितना है, 2 है, x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, n का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू कितना है, -1 है। अब देखिए 2+3, 8 - 3/5, यानी 5/5 हो जाएगा, कट कर कितना, 1। इसी तरह आप y का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब इसी पर एक सवाल और रहेगा, कहेगा एक रेखा है जिसको समत्रिभाजित किया है, समत्रि यानी कहेगा बिंदुओं, जैसे एक सवाल और है, कहेगा बिंदुओं यानी कुछ भी -1, 4 और -2, -3 को समत्रिभाजित किया है। समत्रिभाजित या समफोरभाजित, कुछ भी भाजित करने वाला बिंदु का नियामक बिंदु। अब देखिए सबसे पहले तो एगो रेखा खींच लेंगे, और आया तो दोनों साइड हो जाएगा, -1,4, यहाँ आ जाएगा -2, -3। ये हमेशा x1 y1 रहेगा, ये भी x2 y2 हमेशा रहेगा। अब देखिए इसको 3 बराबर भाग में बांटना है, तो यहाँ पर एगो बिंदु यहाँ, तो यानी ये P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। तो दोनों का नियम क्या, 3 बराबर भाग में, तो इसकी दूरी नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए, इसकी भी दूरी 1 दे दीजिए, इसकी भी दूरी, कुछ भी दे सकते हैं, वो समान देना है खाली, क्योंकि समत्रिभाजित है। तो P का नियामक निकालिएगा तो इसका लिखेगा 1, 1 1 कत 2, यानी इसका m n का मान रहेगा, m का मान 1, n का मान 2। जब P का नियामक निकालिएगा तब x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा। फिर जब आप Q का निकालिएगा तब m का मान प्रयोग 2 कीजिएगा और n का मान कते 1 कीजिएगा। सिर्फ बिंदु का नियामक निकालने में m और n चेंज होता है। P का निकालिएगा तो ये अनुपात यूज कीजिएगा, और Q का निकालिएगा तो ये अनुपात यूज कीजिएगा, और फार्मूला यही रहेगा, x और y बराबर। चारों बराबर भाग में कहेगा, 4 को बराबर भाग में बांट देंगे, एक और बिंदु आ जाएगा, तीनों बिंदु का नियामक निकलेगा, इसी पर आधारित रहेगा। अब इसमें से एक सवाल और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बता देते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, और कभी कभी कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है तो k का मान, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 कर दीजिएगा, k का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तनिक मिटाए इसको, चलिए चलिए आगे। आप देखिए आपको त्रिभुज का 3 गो नियामक देल रहेगा, इसका मान रहेगा x1 y1, इसका रहेगा x2 y2, इसका x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यानी 1/2 x1 y2, देखिए 1 है 2, फिर 3, फिर x2, फिर 3 1, फिर x3 है तो 1 2, बस हो गया फार्मूला। इसी फार्मूला पर यहां से मान उतार उतार कर लिख देना, जोड़ घटा कर देना।
पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, घट कर इससे गुना हो जाएगा, घट कर इससे गुना हो जाएगा, घट कर इससे गुना होगा, फिर जुट जाएगा सब, और उसमें 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वही अगर कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज क्या है, संरेख है, तो कुछ नहीं, यहाँ बराबर 0 कर दीजिएगा, फिर इधर 2 भाग में उधर गुना में, फिर के वाला को इधर रखिएगा, बाकी सबको उधर भेज दीजिएगा, आराम से के का मान निकल जाएगा। यानी आपको इस पर 2 चीज पूछा जाता है, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट खाली निकालिए, या तो के का मान निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है तो संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 दे दीजिएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा बताएंगे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमिति में आपको सबसे आसान सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर 3/4 देल है, कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा बराबर हो छै लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, आधार निकाल लीजिएगा, आधार का मान √7 हो जाएगा, फिर उसके बाद आराम से कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो निकाल लीजिएगा आराम से। और जो प्रूव्ड करने वाला रहता है वो आपका पूछा जाएगा 5 अंकीय में, और हाइट एंड डिस्टेंस से जो 16 गो सवाल है, और 9वां चैप्टर से जो उदाहरण में है वो सब आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर 9वां चैप्टर में 20 गो है, 20 में से एगो पूछ लेगा, यानी 16 गो आपको एक्सरसाइज में है, 3 से 4 गो आपको उदाहरण में है, वो चारों 20 को देख लीजिएगा ना, आपका सब आपका बन जाएगा। तो चलिए आज भी हम आपको 2 चैप्टर और प्लस त्रिकोणमिति में बता दिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप बना ही लीजिएगा, ठीक ना। विशेष कल आज थोड़ा सा तबीयत खराब रहने के कारण ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि फीवर है, फिर भी हम दे रहे हैं, तो इसका आप लोग गलत फायदा नहीं उठाइए, इसका सही प्रयोग कीजिए ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। तो ठीक है, धन्यवाद।